तो चलिए अब हम एक्सट्रैक्ट को समझते हैं, उसके अनुसार जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको टैकल करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हिट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। इसका मीनिंग क्या है वह तो अभी तुरंत पढ़ाए हैं, समझाए हैं, तो मीनिंग बार बार रिपीट करेंगे तो आप भी उब जाइएगा, परेशान हो जाइएगा। आप इसका मीनिंग आई होप समझ रहे होंगे। तो अब हम क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड। एक वर्ड में आंसर देना है। व्हेन द स्पीकर सेज दैट आइस कुड आल्सो ब्रिंग अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड ही रेफर्स टू, वह रेफर करते हैं किसको, आइस को। किस रूप में, यानी सिंबलाइज करते हैं। आइस को किस रूप में सिंबलाइज करते हैं, तो आइस को सिंबलाइज करते हैं हेट्रेड से। सबसे पहला आंसर होगा HATRED, HATRED सबसे पहला हो गया हेट्रेड। या फिर लिख सकते हैं यहाँ कोल्डनेस, क्या लिख सकते हैं, कोल्डनेस। या फिर आप लिख सकते हैं हार्शनेस, या फिर आंसर में लिख सकते हैं इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं, इस सब में से कोई एक आंसर लिखना है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट डज द स्पीकर्स अलाइनमेंट विद दोज हु फेवर आइस सजेस्ट। मतलब ऐसे आदमी जो आइस को फेवर करते हैं, आइस के पक्ष में है, उनको लगता है कि आइस से जो है ना वह दुनिया क्या सकता है, नष्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो उसके साथ जो है ना स्पीकर का क्या तालमेल है, और उसके साथ जो स्पीकर का जो तालमेल है वह क्या दर्शाता है, यह क्वेश्चन बोला जा रहा है। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। कहता है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसे आदमी जो आइस को प्रेफर करते हैं, आइस को फेवर करते हैं कि आइस के कारण वर्ल्ड एंड हो सकता है, तो उसके साथ ये स्पीकर का जो अलाइनमेंट है, स्पीकर का जो तालमेल है, यह क्या दर्शाता है। तो आंसर देखते हैं। लिखा हुआ है द स्पीकर्स अलाइनमेंट विद दोज हु फेवर आइस, जो आइस को फेवर करते हैं, सजेस्ट, सजेस्ट करता है या दर्शाता है एक बिलीफ को, दैट जो कि दैट इमोशंस और फोर्सेस एसोसिएटेड विद आइस। मतलब ऐसे इमोशन या फिर फोर्स जो कि आइस से जुड़े होते हैं, जैसे एग्जांपल भी दिया है, कोल्डनेस हुआ, हेट्रेड हुआ, या फिर इंडिफरेंस हुआ, आर जस्ट एज पावरफुल एंड कैपेबल ऑफ डिस्ट्रक्शन एज फायर। वो किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, तो वह उतने ही पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव होते हैं। किसके तरह, तो फायर की तरह। यानी आइस भी कम पावरफुल नहीं होता है, ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और साथ ही साथ डिस्ट्रक्टिव होता है। किसके तरह, तो फायर की तरह। उसके बाद देखते हैं कि लिखा हुआ है दिस अलाइनमेंट सजेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। यह जो अलाइनमेंट है यह सजेस्ट करता है एंड अंडरस्टैंडिंग और एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट होता है स्वीकारा जाना या फिर एक्सेप्ट करना। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डिस्ट्रक्टिव ऑफ कोल्डनेस, एपैथी, एपैथी मतलब हुआ उदासीनता, कोल्डनेस मतलब हुआ हार्शनेस, कठोरता, या फिर हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मतलब होता है शत्रुता। मतलब ये जो कोल्डनेस है, एपैथी है या फिर हॉस्टिलिटी है, इसका क्या डिस्ट्रक्शन है ना, तो इसके विनाश को है ना कौन ये क्या किया गया है, स्वीकारा गया है, समझा गया है। यही बात यहाँ लिखा हुआ है। यह जो अलाइनमेंट है यह दर्शाता है कि कोल्डनेस, एपैथी, हॉस्टिलिटी के विनाश को समझा गया है या फिर स्वीकारा गया है। तो यहां समझ गए। अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्पीकर्स एटीट्यूड टुवार्ड्स डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय आइस। मतलब आइस के कारण जो डिस्ट्रक्शन होता है उसके टुवार्ड्स स्पीकर का क्या एटीट्यूड, यानी वह क्या दर्शाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ इससे क्लियर आंसर ही पता चल रहा है कि आइस, आइस तो फियरफुल को ये सिंबलाइज करेगा नहीं, डिस्क्राइब करेगा नहीं, डिसमिसिव ये तो होगा ही नहीं, और साथ साथ रिस्पेक्टफुल की बात है ही नहीं। तो आइस का बताया था, आइस किसको सिंबलाइज करते हैं, इंडिफरेंस को, इंडिफरेंट को, तो यही आंसर होगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कमेंट ऑन द पोएट्स यूज ऑफ लैंग्वेज इन दिस लाइन्स। मतलब ये जो लाइन है इसमें जो पोएट लैंग्वेज का यूज किए हैं उस पर कमेंट करना है, किस प्रकार का लैंग्वेज किए हैं, कैसे लिखे हैं। तो लिखा हुआ है द पोएट यूजेस सिंबॉलिक एंड इंपैक्टफुल लैंग्वेज, इंपैक्टफुल इन दिस लाइन्स। मतलब पोएट जो है ना यह बहुत ही ज्यादा सिंबॉलिक और इंपैक्टफुल लैंग्वेज को इस लाइन में यूज किए हैं। आइस सिंबलाइज करता है किसको, हेट्रेड को और इन डिफरेंस को।
वाइल जबकि फायर रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है डिजायर बोथ बीइंग इक्वली डिस्ट्रक्टिव। मतलब कर रहा है क्या कि ये जो यहां से रिपीट करते हैं कि आई सिंबलाइज करता है हेट्रेड को एंड इंडिफरेंस को, जबकि फायर जो है ना वह किसको रिप्रेजेंट करता है, वह डिजायर को, जो कि बोथ बीइंग इक्वली डिस्ट्रक्टिव, जो कि दोनों डिस्ट्रक्टिव उतने होता है। यानी फायर भी विनाशकारी होता है और साथ ही साथ आइस भी उतना ही विनाशकारी होता है, उतना ही डिस्ट्रक्टिव होता है जितना कि फायर। द वर्ड सफाइस मतलब होता है सफिशिएंट, जानते हैं। द वर्ड सफाइस सजेस्ट एडिक्वेसी, एडिक्वेसी मतलब होता है एडिक्वेसी बना है एडिक्वेट से, जिसका मतलब होता है इनफ यानी पर्याप्त। तो द वर्ड सफाइस सजेस्ट एडिक्वेसी एंड इनएविटेबिलिटी मतलब होता है अटल, जो टल नहीं सकता है। emphasizing that either इमोशन कैन लीड टू रुइन। कहा क्या कि ये जो वर्ड सफाइस है यह किसको रिप्रेजेंट करता है, यह सजेस्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है एडुकेसी और इनएविटेबिलिटी को यानी पर्याप्तता को, या फिर कह सकते हैं नहीं टलने वाला अटल को। इम्फेसिजिंग जो कि दर्शाता है, इम्फेसाइज करता है, जोर डालता है किस पे कि दैट आइदर इमोशन, या तो इमोशन कैन लीड, यानी आइदर इमोशन मतलब समझे, मतलब यह दो प्रकार का जो इमोशन है हमारा, कौन, डिजायर और हेट्रेड, ये दोनों में से कोई है ना, आइदर इमोशन कैन लीड टू रुइन, यानी रुइन मतलब होता है विनाश करना, समाप्त करना, नष्ट करना। तो कह रहा है कि ये दोनों में से इमोशन, कोई भी इमोशन जो है ना, यानी डिजायर या फिर कह सकते हैं हेट्रेड, या दोनों में से कोई भी चीज क्या करता है, हमारे वर्ल्ड को, हमारे समाज को, हमारे देश को विनाश कर सकता है। द पोएट्स इफेक्टिवली कन्वेज, नीचे में आंसर नहीं पढ़ पाया तो हम ऊपर लिख दिए हैं, है ना, लिखा हुआ द पोएट्स इफेक्टिवली कन्वेज द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन इमोशन, यानी पोएट जो है ना बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली यह कन्वे किए हैं कि ह्यूमन का जो इमोशन है वह कितना विनाशकारी है, कितना ये जो पावरफुल इमोशन है, यानी कितना पावरफुल डिस्ट्रक्टिव इमोशन है ह्यूमन का, यानी कितना विनाशकारी है, यही सजेस्ट किए, यही दर्शाए, यही लिखे हैं। तो हम लोग का फर्स्ट एक्सट्रैक्ट खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट समझेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं। तो चलिए अब हम सेकेंड एक्सट्रैक्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन को बनाएंगे। तो लिखा हुआ है some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desires, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. इसका हम मीनिंग समझा चुके हैं, आप इसका मतलब भी समझ चुके होंगे, समराइज कर चुके हैं। अब चलिए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गिवन पोम, यानी इस पोम के अनुसार हमको करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, चुनना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है फायर एंड आइस आर इमेज, दे हेल्प देयर रीडर्स विजुअलाइज द पावर ऑफ नेचर। अब देखिए यहीं से पता चल रहा है कि यह स्टेटमेंट गलत है, कि पावर ऑफ नेचर यानी नेचर के पावर को विजुअलाइज करने में क्या करता है, फायर और आइस मदद करता है। बात ये सही है क्या? नहीं। तो यह क्या हो गया, पूरी तरह से गलत हो गया। फिर दूसरा है फायर एंड आइस आर सिंबल्स, सिंबल तो है ही, नोट ऑफ नेचुरल डिजास्टर, या नेचुरल डिजास्टर का सिंबल नहीं है, बिल्कुल सही। या किसका सिंबल है, तो बट ऑफ ह्यूमैनिटीज एबिलिटी, मतलब ह्यूमन का जो एबिलिटी होता है टू क्रिएट डिजास्टर, मतलब ह्यूमन खुद डिजास्टर को क्रिएट करता है, मतलब पावरफुल डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन जो होता है वही क्या करता है, वह डिजास्टर को क्रिएट करता है। तो पावर ये करा क्या, टू क्रिएट डिजास्टर ऑफ इट्स ओन, ये बात सही है। तो यह लिख दिए, करेक्ट कर दिए। अब बाद बाकी ये भी देख लीजिए, फायर एंड आइस आर एलिमेंट नॉट ऑफ नेचर, या नेचर का एलिमेंट नहीं है बोल रहा है ये, बट मैन मेड, या मैन मेड के द्वारा यह क्या है, तैयार किया गया एलिमेंट है। बताइए फायर और आइस मैन मेड है क्या? नहीं। तो यह क्या हो गया, पूरी तरह से गलत है। फिर आगे है फायर एंड आइस आर एजेंट्स, दे चेंज द थिंकिंग ऑफ मैनकाइंड। कहता है कि फायर और आइस जो है ना एक एजेंट के रूप में वर्क करता है, जो क्या करता है, जो चेंज करता है द थिंकिंग ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव का जो थिंकिंग स्किल है, यानी सोचने की जो क्षमता है उसको चेंज कर देता है। किससे? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव में। तो ऐसा बात है क्या? ये तो उल्टा बोल रहा है, यानी क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। तो आप समझ लिए कि सही कौन है, यह है कि फायर और आइस क्या है, एक सिंबल है जो कि नेचुरल डिजास्टर का सिंबल नहीं है, बल्कि ह्यूमन
का पावरफुल डिस्ट्रक्टिव इमोशन का सिंबल है, यानी ह्यूमन पावरफुल डिस्ट्रक्टिव इमोशन का क्या है, सिंबल है। ये सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट क्लासिफाइज द कनोटेशन फॉर द फायर एंड आइस एज सजेस्टेड इन द पोम। यहां ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि यह जो है ना फायर और आइस को किससे सिंबलाइज किया जाता है। लिखा हुआ ना क्लासिफाइज द कनोटेशन फॉर फायर एंड आइस। तो देखिए रेज को सिंबलाइज कौन करता है, फायर या फिर आइस। तो रेज को सिंबलाइज करता है कौन, तो यहां लिखेंगे ये आइस। रेज मतलब हुआ गुस्सा, गुस्सा हुआ, नफरत हुआ या कुछ हुआ तो वो आइस हुआ। फिर वायलेंस, अब हमको बताए थे कि कन्फ्लिक्ट हो, वायलेंस हो, यह सब किसके कारण होता है, लालच के कारण, यानी डिजायर। क्या होगा, डिजायर होगा। फिर तीसरा है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट बताए थे, इनडिफरेंट हो, इनसेंसिटिव हो, तो यह किसके कारण होता है, यह आइस के कारण होता है। हार्डनेस, कोल्डनेस। फिर देखिए नफरत, ये तो जानते ही आइस होगा। और यहाँ ग्रीड, लालच यानी डिजायर, तो ये क्या होगा, ये होगा फायर। क्या होगा, फायर होगा। तो ये बता ही दिए हैं। तो यह बताइए सबसे पहले कौन ऑप्शन में है। पहला में है फायर 3-4, 3-4 क्या है, 3-4-3 आइस है, यह गलत हो गया। दूसरा है फायर जो है 2-5 को सिंबल, 2-5 का है 2, यहाँ वायलेंस जो है ना, या वायलेंस किसको करता है, वायलेंस जो है फायर के कारण होता है, यहाँ डिजायर लिख दिए तो फायर हुआ। तो फायर वायलेंस को ये सिंबलाइज करता है। आप फिर लिखा हुआ है यहाँ 2 हुआ फायर, ठीक है। 5 क्या हुआ, फायर ही है, ठीक है। ये 1 है, 1 आइस ठीक है। 3 है आइस, ठीक है। 4 आइस है, ये सही हो गया। ये क्या हो गया, सही है। और सब क्या है, और सब गलत है, और सब क्या है, गलत है। फिर लिखा हुआ द पोम इज यह जो पोम है क्या है, पुट अक्रॉस बाय द पोएट, पोएट के द्वारा क्या यह है, मतलब पोम जो है यह पोएट के द्वारा क्या है, तो एक इंपैक्टफुल वार्निंग है। इंपैक्टफुल या फिर पावरफुल वार्निंग कह सकते हैं, है ना। यहां पोएट जो है ना वार्निंग देना चाह रहे हैं, तो होगा इंपैक्टफुल या पावरफुल वार्निंग। अपने मन से अलग अलग वर्ड लिख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है व्हाट डू द वर्ड्स फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, मतलब फायर एंड आइस कह कि व्हाट डू द वर्ड्स फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन लाइन 1 और लाइन 2। लाइन 1 और लाइन 2 में जो पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है उसको लिखना है। फायर एंड आइस स्टैंड किसको करता है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ द वर्ड्स फायर एंड आइस इन द एब्स्ट्रैक्ट, यानी इस एब्स्ट्रैक्ट में जो फायर और आइस है वर्ड्स सिंबलाइज करता है किसको, स्ट्रॉन्ग इमोशन को एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस को। फायर रिप्रेजेंट करता है डिजायर को, पैशन को या फिर ग्रीड को, जबकि वाइल आइस रिप्रेजेंट्स हेट्रेड, उसके बाद कोल्डनेस या फिर इंडिफरेंस। ये तो जानते ही हैं। बोथ आर मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन इमोशन, यह दोनों क्या है, मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन है। यानी मेटाफोरिकल बोले इसका मतलब क्या हुआ कि जानते हैं कि यहाँ एज अ मेटाफर यूज किया गया है। कैसे, तो कंपेयर किया गया है, सिंबलाइज किया गया है विदाउट यूजिंग लाइक और एज, इसलिए लिखा गया है मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, ह्यूमन इमोशन का। दैट कैन लीड टू डिस्ट्रक्शन, जो डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है। तो यहां हम समझा दिए कि फायर और आइस जो है ना वह सिंबलाइज करता है किसको, तो सिंबलाइज करता है, यहां दिखा दिए किसको, तो फायर जो स्ट्रॉन्ग इमोशन को, फिर डिस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्शन को, या फिर ग्रीड, एम्बिशन जो भी हो। उसके बाद फिर आइस जो है वह लिखा हुआ है यहाँ कोल्डनेस को, इंडिफरेंस को, या फिर जो लिखा हुआ लिख दिए हेट्रेड को। अब देखिए यहाँ उसके बाद पूछ रहा था कि नेम द पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन लाइन 1 एंड लाइन 2, मतलब लाइन 1 और लाइन 2 में कौन कौन सा पोएटिक डिवाइस का यूज किया गया है। तो सबसे पहले लिखे एनाफोरा, एनाफोरा हम समझाए अभी तुरंत कि 2 वर्ड देखिए यहाँ सम 2 सेम वर्ड, 2 अलग अलग सेंटेंस में सेम वर्ड से क्या हुआ है, 2 अलग अलग सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। फिर लिखे एलिट्रेशन, एलिट्रेशन क्यों लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ एस साउंड 2 बार रिपीट हुआ है और वह कंसोनेंट साउंड है, इसलिए वह एलिट्रेशन। दूसरा है पर्सोनिफिकेशन, फायर और आइस को यहाँ पर्सोनिफाई किया गया है, यानी फायर और आइस के द्वारा कभी भी आप बताइए दुनिया समाप्त हो सकता है क्या, नहीं, तो यहाँ फायर एंड आइस हो गया।
पर्सोनिफिकेशन। कॉन्ट्रास्ट, अब कॉन्ट्रास्ट क्या है, तो फायर, एक देखिए फायर हुआ जो कि आग है, फ्लेम है, एक आइस जो कि कोल्डनेस हुआ, यह कॉन्ट्रास्ट है, यानी कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है। तो यहाँ हम यह पूरी समरी एक्सट्रैक्ट को समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ क्वेश्चन लिखे हैं, आंसर नहीं लिखे हैं। तो आप जान लीजिए कि हम इसको सभी को अच्छी तरह से समझाते हैं और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप आंसर लिखिएगा। अगर आपसे नहीं हो पाए तो आप जान लीजिए इसका ये सभी क्वेश्चन का आंसर हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो आप देखिएगा कि जितना भी हम क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन बहुत कम लिखते हैं, लेकिन जितना क्वेश्चन लिखे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यानी आप जान लीजिए एक्स्ट्रैक्ट जो पढ़ा है वो भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जितना प्रैक्टिस करवाते जाते हैं सभी को, आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको समरी को छोड़ना नहीं है नहीं है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं, फालतू कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। जो इस बार एग्जाम में आने वाला है हम उसी को पढ़ाते हैं। तो आप प्रैक्टिस मोर एंड मोर टाइम्स कीजिएगा, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो। तो हम समझते हैं, पहला क्वेश्चन है, देयर आर मेनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? Have you ever thought what would happen if the sun got so hot that it burst or grew colder and colder? यहाँ क्वेश्चन अलग कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया। तो हम अलग अलग पार्ट समझते हैं। सबसे पहला है, देयर आर मेनी आइडियाज, मतलब बहुत सारे आइडिया हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे थॉट हैं, इंटेंशन है, ओपिनियन है। किसके बारे में? अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड, मतलब वर्ल्ड जो है ना किस प्रकार से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, क्या आपको पता है, द वर्ल्ड विल एंड समडे, क्या आपको लगता है कि ये जो वर्ल्ड है ना वह किसी ना किसी दिन एंड हो जाएगा? Have you ever thought what would happen, क्या होगा, यहाँ बोल रहा है कि have you ever thought, क्या आपने सोचा है कभी कि what would happen, क्या होगा, if the sun got so hot, यदि सन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हॉट हो जाएगा, that is burst, वह बर्स्ट कर जाएगा, या फिर बहुत ज्यादा ये जो है ना grew colder and colder, या फिर बहुत ज्यादा ठंडा होने लगेगा, बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगेगा, तो क्या होगा, कभी आपने सोचा है? तो सबसे पहला यही है कि क्या आपने सोचा है कि ये जो वर्ल्ड है ना वह कभी ना कभी क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा? तो बिल्कुल हाँ, आप बताइएगा हाँ बिल्कुल। आप जानते हैं कि कोई भी चीज की यदि शुरुआत होती है तो उसका अंत भी होता है। यानी वर्ल्ड की शुरुआत हुई है, यानी पृथ्वी का वो जो शुरुआत हुआ है, कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी जाके क्या होगा, नाश होगा, विनाश होगा, कभी ना कभी जाके समाप्त होगा। तो ये यस होगा। फिर कहा है, हैव यू एवर थॉट, क्या आपको कभी आपने सोचा है, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इफ द सन गॉट सो हॉट, यदि जानते हैं आप बताइए, यदि सन बहुत ज्यादा हॉट हो जाए, बर्स्ट कर जाए, तो बताइए क्या होगा? तो हमारा जीना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे, उतने हाई टेम्परेचर को हम सह नहीं पाएंगे, जिससे हमारा देश पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। फिर लिखा है, या फिर कोल्डर, या फिर बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाएगा। आप जान लीजिए कि यदि बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगे, बर्फ गिरने लगे, तो क्या हम उसको भी सरवाइव कर सकते हैं? क्या नहीं, हम उसमें भी, इस कंडीशन में भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बगैर सनलाइट को हम जी नहीं पाएंगे। तो यहाँ होगा वही चीज, यहाँ आपको लिखना है। बाद बाकी आंसर, हम सभी क्वेश्चन का आंसर हम क्या करेंगे, हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है, फॉर फ्रोस्ट के अकॉर्डिंग व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर, यानी फायर और आइस का मतलब फ्रोस्ट के अनुसार क्या होता है। तो हम यहाँ दिया हुआ है कि किसका मतलब फायर होता है, किसका मतलब आइस होता है, यहाँ सब जगह कोमा है। तो देखिए हम सबका पहले मीनिंग बताते हैं। लिखा हुआ है ग्रीड में होता है लालच, एवराइस इसका मतलब भी लालच ही होता है, क्रुएलिटी होता है क्रूरता, है ना। इसके बाद फिर लस्ट मतलब होता है बुरा विचार आना, बुरा व्यवहार बर्ताव करना। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है लड़ाई झगड़ा टकराव। फ्यूरी होता है रेज यानी गुस्सा। इनटॉलरेंस मतलब सहने की जिसको क्षमता नहीं होता है उसी को बोलते हैं, जैसे होता है ना टॉलरेट, तो टॉलरेट मतलब होता है सहन शक्ति। इसी प्रकार यहाँ इन लग गया है, यानी जिससे सहने की क्षमता नहीं हो, इनटॉलरेंस। उसके बाद रिजिडिटी आप जानते हैं कि हार्डनेस होता है, हाँ कठोरता जिसको बोलते हैं। इसी प्रकार से इनसेंसिटिविटी, जो बोलते हैं ना कि यह पर्सन ना इनसेंसिटिव पर्सन है, यानी असंवेदनशील, यानी यहाँ है असंवेदनशीलता।
फिर लिखा हुआ है कोल्डनेस, वही फिर हार्डनेस, कोल्डनेस सब चीज एक ही है, सिनोनिम्स है। फिर है इनडिफरेंस, इनडिफरेंस मतलब होता है उदासीनता, मतलब जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं होता है। फिर है हेट्रेड, हेट्रेड मतलब नफरत। तो देखिए आइस को कौन सिंबलाइज, ये आइस किसको सिंबलाइज करता है और फायर किसको सिंबलाइज करता है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो ग्रीड है, ये जो ग्रीड है इसको कौन सिंबलाइज करता है, फायर। एवराइस इसको भी फायर सिंबलाइज करता है। हम बताए थे कि फायर जो है ना वह डिजायर, ग्रीड, हाँ, उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट, ये सबको सिंबलाइज करता है। तो देखिए यहाँ फायर, ये ग्रीड फायर को, ये फायर जो है ग्रीड को सिंबलाइज करता है। इसी प्रकार एवराइस फायर को, ये फायर ही एवराइस को सिंबलाइज करता है। क्रुएलिटी, यहाँ भी क्या होगा, फायर ही होगा। लस्ट, लस्ट भी क्या हुआ, फायर ही हुआ। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट भी किसमें होता है, फायर, यानी बहुत ज्यादा डिजायर आ जाएगा, बहुत ज्यादा लालच हो जाएगा तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट की संभावना बन सकती है। तो ये सब किसको सिंबलाइज करता है, फायर को, ये भी फायर हुआ। और देखिए इंटॉलरेंस मतलब सहन शक्ति, असहन शक्ति जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या होगा, यहाँ होगा आइस। आइस जो है ना वह इंटॉलरेंस को सिंबलाइज करती है। इसी प्रकार रिजिडिटी, रिजिडिटी को भी रिजिडिटी, यह भी आइस, आइस जो है वही क्या करती है, रिजिडिटी को भी सिंबलाइज करती है। इसी प्रकार इनसेंसिटिविटी को कौन सिंबलाइज करती है, आइस। फिर कोल्डनेस, यहाँ भी होगा आइस। इंडिफरेंस, यहाँ भी क्या होगा, आइस। और हेट्रेड तो जानते ही आइस होगा। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फायर जो है ना वह एम्बिशन, ग्रीड, डिजायर, कॉन्फ्लिक्ट को सिंबलाइज करते हैं। वहीं आइस जो है ना हार्डनेस, कोल्डनेस, इनसेंसिटिविटी, है ना, यह सबको सिंबलाइज करते हैं, या फिर हेट्रेड कर सकते हैं। तो ये समझा दिया आपको। फिर तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द स्कीम ऑफ द पोएम, यानी स्कीम क्या है, राइम स्कीम। तो हम आपको यह बताए हुए हैं, आपको इसमें पोएम दिया हुआ ना तो यहाँ नहीं मेंशन करते हैं, आपको हम इसमें एक्सट्रैक्ट में समझाए हुए हैं कि राइम स्कीम क्या है, यानी सिमिलर। हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम, यह किस प्रकार से मदद करता है, किसमें, कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया यानी कॉन्ट्रास्ट करने में। तो आप जानते हैं कि यहाँ फायर और आइस, देखिए ना फायर और आइस है ना, फायर और आइस, यह देखते होंगे कि फायर ये जो कि डिजायर को सिंबलाइज करता है, या फिर आग कह सकते हैं, और वहां आइस यह क्या है, यह डायरेक्ट कंप्लीटली कॉन्ट्रास्ट है, यानी कंप्लीटली उल्टा है, एक हुआ फायर एक हुआ आइस। तो वही बोल रहा है हाउ डज इट हेल्प, किस प्रकार से यह मदद करता है इन ब्रिंगिंग आउट द कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया को बताने में, लाने में इन द पोएम, किसमें, इस पोएम में, फायर एंड आइस पोएम में। तो यह जानते होंगे कि फायर किस प्रकार से मदद करता है और इस प्रकार से आइस किस प्रकार से मदद करता है, वहां लिखना है। बाद में हम बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो इसका सभी का आंसर नोट्स क्या किस पे डल जाएगा, यहाँ व्हाट्सएप चैनल पे या फिर टेलीग्राम चैनल पर। यदि नहीं जुड़े हैं तो जल्दी जुड़ जाइए। चौथा क्वेश्चन है फायर एंड आइस प्रेजेंट आ पेसिमिस्टिक आउटलुक कमेंट, कहता है फायर और आइस जो है ना वह एक पेसिमिस्टिक आउटलुक प्रेजेंट करता है। इसमें क्या करना है, कमेंट करना है। ये प्रेजेंट मतलब होता है क्या, दर्शाना। प्रेजेंट मतलब क्या होता है, दर्शाना। पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी, क्या होता है, निराशावादी। तो फायर और आइस जो है ना वह पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी आउटलुक को कमेंट करता है, प्रेजेंट करता है, यही बात कहना है। तो कमेंट करना आप जानते हैं कि फायर जो कि किसको सिंबलाइज करते हैं, डिजायर को, ग्रीड को, एम्बिशन को, कॉन्फ्लिक्ट को। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा ये जितना भी वर्ड बोले हैं, यानी डिजायर जो है, ये जो हमारा ग्रीड है, यह कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए यह अच्छा नहीं है, यह कहीं ना कहीं क्या है, पेसिमिस्टिक ही है। इसी प्रकार से आइस भी क्या है, हेट्रेड को सिंबलाइज करती है। अब हम जानते हैं कि हेट्रेड करने लगते हैं एक दूसरे से, तो हमारा जो समाज, हमारा जो इंसान, ये जो भी इंसान हेट्रेट करने लगता है, नफरत करने लगता है, तो उस इंसान के बीच जो प्यार होता है, भरोसा होता है, सभी क्या होने लगते हैं, खत्म होने लगते हैं, जो कि वह भी क्या है, डिस्ट्रक्टिव ही है। तो यही है, इसीलिए बताया जा रहा है कि फायर और आइस प्रेजेंट करता है एक पेसिमिस्टिक आउटलुक, उस पर ही बताना है, तो उसको लिखना है। आगे है द पोम फायर एंड आइस, ये जो फायर एंड आइस पोम है यूजेस द मेटाफर, यहां मेटाफर यूज करता है ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड का जो एंड होगा उसके लिए किसका यूज करता है, ये मेटाफर का यूज करता है। अब ये क्या होता है हम समझाते हैं। लिखा है टू कैरेक्टराइज दिस डिस्ट्रक्शन, मतलब इस डिस्ट्रक्शन को कैटेगराइज करने के लिए डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हैं, सपोर्ट योर आंसर विथ रीजंस, अगर आप एग्री करते हैं तो विथ रीजन के सहित आप आंसर को बताएं, जवाब दें।
तो देखिए यहां लिखा हुआ है ना कि फायर और आइस जो है यूजेस, ये जो पोम है फायर एंड आइस, यहां यूज किया जाता है किसका, मेटाफर का। तो बिल्कुल हाँ, कहिए कैसे। तो हम बताए कि मेटाफर जो है ना, मेटाफर किसको बोलते हैं, मेटाफर बोलते हैं जब दो चीज को कंपेयर किया जाता है विदाउट यूजिंग लाइक और एज। यहाँ जो डिजायर है इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, फायर से। वहीं यहाँ जो ये हेट्रेड है इसको किससे कंपेयर किया जा रहा है, आइस से। तो वही बोल रहा है कि क्या ये मेटाफर का यूज करता है किसके लिए, द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो आप जानते हैं कि हम बोल रहे थे ना, यहाँ पोएट बताए हुए हैं ना कि ये जो डिजायर है, ये जो ग्रीड है, ये जो एम्बिशन है, यह जो है ना, इसके कारण से क्या होगा, हमारा वर्ल्ड समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। यहाँ हम स्टार्टिंग बताए थे कि वर्ल्ड जो है ना वह नेचुरल डिजास्टर या फिर कैटास्ट्रॉफिक की वजह से नहीं, बल्कि वर्ल्ड जो है ना ये ह्यूमन के पावरफुल जो डिस्ट्रक्टिव इमोशन होते हैं इसी की वजह से क्या हुआ, समाप्त हो जाएगा। वह डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन क्या है, वह है फायर यानी डिजायर, ग्रीड, एम्बिशन, कॉन्फ्लिक्ट। वही आइस यानी क्या, यानी हेट्रेड, है ना, इनसेंसिटिविटी, हार्डनेस, कोल्डनेस, यही है। तो ये जो है ना वह यूज करते हैं। यहां लिखेंगे यस, सपोर्ट योर आंसर, रीजन के साथ आप बता दीजिएगा कि किस प्रकार से वर्ल्ड को यह समाप्त कर सकते हैं, यह बता सकते हैं, यह डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहां तक आप बता दीजिएगा। हम आगे देखते हैं, लिखा हुआ डिस्कस हाउ एक्सट्रीम बिहेवियर कैन हेस्टन द एंड ऑफ द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू द पोम फायर एंड आइस। मतलब डिस्कस करना है कि हाउ एक्सट्रीम बिहेवियर, किस प्रकार से यदि कोई भी बिहेवियर एक्सट्रीम हो जाए, नहीं कहते, सुनते होंगे आप कि अति जो वर्ड है ना वह बहुत ही खराब है ना। तो वही बोल रहा है कि हाउ एक्सट्रीम बिहेवियर कैन हेस्टन मतलब जल्दबाजी से, द एंड ऑफ द वर्ल्ड को क्या कर देगा, एंड कर देगा, विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बोलना है, पोम फायर एंड आइस के रिस्पेक्ट में। 6 मार्क्स का है, इसमें बोलना है। तो आप जानते हैं, हम बताए भी कि अति जो वर्ड है ना यह बहुत ही खराब है। अगर हम क्या करते हैं, हमारा जो ये हमारे माइंड में हमारे लिए अगर विश, अगर कोई भी चीज मेरा लक्ष्य रहता है तो विश और ड्रीम तब तक तो सही होता है कि हमारा ये ड्रीम है, हमको ये अचीव करना है, या फिर हमारा विश है, तब तक तो ये सही है। लेकिन जैसे ही वह डिजायर का रूप ले लेगा, जैसे ही वह ग्रीड ले लेगा, है ना, इच्छा पर दे दीजिएगा, हमारा जो आशा है, हम उम्मीद ज्यादा करने लगते हैं, हम ज्यादा इच्छा दिखाने लगते हैं, हम ज्यादा लालच दिखाने लगते हैं, तो वही क्या होता है, वह हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव होता है। तो बोलते हैं एक्सट्रीम बिहेवियर, चाहे बहुत ज्यादा लालच करने लगे, बहुत ज्यादा इच्छा रखने लगे, इच्छा लालच सब कुछ एक ही हुआ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जैसे चाहते हैं, मान लीजिए हमको आज मेरा ये प्रॉपर्टी है ना, आज हमको ये मिला, तो मन करेगा क्या कि अब हम और लें और खरीदे। मान लीजिए जमीन खरीद लिए तो मन फिर करेगा क्या कि इकट्ठा और जमीन खरीद लें। अब इसके बीच में क्या होता है, यदि ज्यादा लालच होने लगती है, ज्यादा इच्छा होने लगता है, तो हम इसके बीच में किसी से हम चाहेंगे पता ये हम बेईमानी भी करने लगते हैं, हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हम एक दूसरे से जमीन के लिए देखिए मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे बेईमानी ही क्यों ना हो, है ना। तो वही चीज है कि एक्सट्रीम बिहेवियर यह किसके वजह से हुआ, क्योंकि एक्सट्रीम बिहेवियर में हमको एक्सट्रीम बहुत ज्यादा लालच आने लगा, है ना, बहुत ज्यादा इच्छा होने लगा कि हमको भी इतना संपत्ति होता है। यह इस वजह से क्या हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन गया, कहीं ना कहीं वॉर का रीजन आ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से हमारा जो वर्ल्ड है वह समाप्त हो सकता है। दूसरा क्या है, आइस यानी नफरत। अगर हम बहुत ज्यादा नफरत करने लगते हैं, हम दूसरों के प्रति इनसेंसिटिव हो जाते हैं, असंवेदनशील हो जाते हैं। अगर कोई आदमी मर रहा है उसको कोई ध्यान नहीं देना है, हम उसमें बार बार नफरत की भावना से उसको देख रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो कोई भी इंसान करता है यदि, तो उसका जो प्यार हुआ, भरोसा हुआ, या फिर रिश्ते नाते होते हैं, हम रिश्ते नाते को भी इसमें भूल जाते हैं। हम पहचानते नहीं है कि कौन हमारा कौन है, या भैया है, या पापा है, या अंकल है, यहाँ तक कि पिताजी को भी भूल जाता है आदमी, है ना, हेट्रेट में। तो यह जो है ना, जिसके कारण क्या होता है, इसके वजह से भी हमारा देश, हमारा जो समाज और हम सभी क्या हो सकते हैं, विनाश हो सकते हैं। तो आई होप यह आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मुझे लगता है अगर नहीं समझ में आया होगा कमेंट जरूर कीजिएगा, हम अपने आप को इंप्रूव करेंगे। लेकिन समझ में आया होगा तो उसमें भी कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर से बता दे रहे हैं, इस सब का नोट्स कहाँ है, तो टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पर डल जाएगा। तो देखिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। और अगर ये जो आइडिया है हमारा अगर ये अच्छा लगा तो आप जरूर कहिएगा कि सर यही आइडिया सही है, कि आप सिर्फ क्वेश्चन लिखिए और हम सबको थोड़ा बहुत समझा दीजिए, है ना, और हम खुद से तैयार करेंगे। बाद बाकी हम आंसर तो भेजेंगे हर बार। तो आपको अगर ये आइडिया अच्छा लगा तो आप इसके लिए अलग से जरूर कमेंट करेंगे कि सर यह आइडिया बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है। आप परफेक्ट लिख के कमेंट जरूर कीजिएगा, हम पढ़ेंगे तो फिर हम समझेंगे।
तो चलिए अब हम फायर एंड आइस में सबसे पहले हम एक्सट्रैक्ट समझ लिए, 2 एक्सट्रैक्ट पढ़ लिए। उसके बाद हम फिर से क्वेश्चन आंसर, कुछ क्वेश्चन आंसर हम जो सिर्फ क्वेश्चन लिखे थे उसमें हम सिर्फ आपको समझा दिए, वो भी हो गया। अब हम फिर से क्वेश्चन लिखे, एक क्वेश्चन लिखे हैं जिसका आंसर नहीं लिखे तो ये हम आपको समझाएंगे, फिर आंसर लिखिएगा। उसके बाद एक लॉन्ग आंसर है, इसको लिख दिए हैं। आंसर इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि यह 2 पोएम से रिलेटेड है और यह इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख दिए हैं। तो देखिए, अदरवाइज हम आपको फिर से एक बार बता दें कि हम बहुत कम पढ़ा रहे हैं, लेकिन जितना पढ़ा रहे हैं वह बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। आपको एक क्वेश्चन भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा उस पर गहन अध्ययन करके हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं। इसलिए ये मत सोचिएगा कि इसका अगर आंसर सर नहीं लिखे हैं, इसको सिर्फ समझा दिए हैं तो यह इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि वह बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उसको बार बार रिपीट कीजिएगा, बार बार समझिएगा, क्योंकि वह बोर्ड के एग्जाम में फंसने की चांस उसमें रहेगी। तो हम यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखे हैं, एक्सप्लेन व्हाई द पोएट पर्सनली होल्ड्स द कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विल प्राइमरली एंड इन फायर। मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि एक्सप्लेन करें कि व्हाई द पोएट पर्सनली होल्ड्स द कन्विक्शन दैट द वर्ल्ड विल प्राइमरली एंड इन फायर। मतलब पोएट को ऐसा क्यों लगता है, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से ऐसा क्यों लगता है कि जो वर्ल्ड जो है ना वह पहले क्या होगा, किससे समाप्त होगा, तो निश्चित से आग से पहले क्या होगा, समाप्त होगा। क्योंकि आप जान रहे हैं कि पोएट का यह मानना है कि ये जो फायर है वह सिंबलाइज करता है ग्रीड को, एम्बिशन को, कॉन्फ्लिक्ट को, या ये सब जितना भी बोले हैं। तो अगर ये यहाँ पोएट बता रहे थे कि यह पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि ये जो डिजायर है यह क्या करेगा, यह पूरी तरह से समाज को तुरंत क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है, विनाश कर सकता है। यहाँ पोएट समझाए भी थे कि हम यहाँ पर्सनली हम फील कर चुके हैं, पर्सनली एक्सपीरियंस कर चुके हैं। इसलिए पोएट को ऐसा लगता है कि अगर दुनिया खत्म होगा तो सबसे पहले ये किससे खत्म होगा, फायर से। क्योंकि लालच जो है ना, आप जानते हो नॉर्मली बोलते हैं लालच बुरी बला है, क्योंकि लालच जो है, हमारा जो ग्रीड है, हमारा जो एम्बिशन है, यह हमको सब कुछ अंधा बना देता है। हम अपनी लालच को, हम अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इस वजह से यह क्या होता है, वर्ल्ड जो है ना विनाश हो सकता है, खत्म हो सकता है। तो पहला आंसर जो हम बोले हैं वैसे लिखिएगा। दूसरा लिखे हैं, बोथ पोएम्स डस्ट ऑफ स्नो, यानी दोनों पोएम, सबसे पहला पोएम डस्ट ऑफ स्नो जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं, एंड फायर एंड आइस जो कि हम अभी पढ़ा रहे हैं। तो फायर एंड आइस यूज कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट ऑफ नेचर, यह यूज करता है नेचर के कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट को टू कन्वे देयर रिस्पेक्टिव मैसेज को कन्वे करने के लिए अबाउट किसके बारे में, लाइफ और ह्यूमन इमोशन के बारे में। बट दे डू इट डिफरेंटली, लेकिन इसको अलग अलग तरह से वह क्या करते हैं, कन्वे करते हैं। एग्जामिन दिस डिफरेंसेस, तो एग्जामिन करना है इसमें आखिर क्या डिफरेंस है। मतलब देखे होंगे हम दोनों, आप जानते हैं यार, डस्ट ऑफ स्नो हो और फायर एंड आइस हो, यह दोनों किसके द्वारा लिखा गया है, यह दोनों लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया और यह दोनों कितना इंपॉर्टेंट पोएम है ये आप जान भी रहे हैं। तो इसमें देखिएगा कि डस्ट ऑफ स्नो में किसको सिंबलाइज किया गया था, डस्ट ऑफ स्नो में सिंबलाइज किया गया था हेमलॉक ट्री को, और दूसरा किसका, क्रॉप को। यानी जिससे हम लोग समाज में जानते हैं कि समाज में अगर काला कौवा देख लेते हैं तो उसको अपशगुन मानते हैं, बैड ओमेन मानते हैं। इसी प्रकार से हेमलॉक ट्री एज अ पॉइजनस ट्री माना जाता है। तो हम बताए थे, हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से, मतलब एक हेमलॉक ट्री पर से जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, उस पर बर्फ का कुछ माइन्यूट पार्टिकल हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जब उधर से गुजर रहे थे तो उनके शरीर पे आके गिरा और अचानक मूड बदल दिया उनका। यानी उनका जो सैड मूड था ना वह बहुत ज्यादा क्या हो गए, खुश हो गए। तो सोचिए हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मन है, ये संकीर्ण है। हम जैसे नॉर्मली देखते हैं कि बिल्ली यदि रास्ता काटती है तो हम उधर चलते नहीं है, लेकिन इस पोएम में बताया गया था कि ये जो नेचर का जो थिंग है, कोई भी चीज घटना होता है, स्मॉल इंसिडेंट्स, वह क्या होता है, उसमें पावरफुल इंपैक्ट होता है। वह कभी भी आपकी जिंदगी को बदल सकती है, वह आपके लाइफ को बदल सकती है। डस्ट ऑफ स्नो में पढ़े थे, तो यहां हम समझाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, बोथ पोएम्स, दोनों जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, पहला डस्ट ऑफ स्नो है और दूसरा फायर एंड आइस। और फायर एंड आइस में क्या महत्व है, क्या है, कैसे है, हम पूरी तरह से हम पहले ही समझा चुके हैं, लेकिन फिर समझाएंगे। बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दोनों किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। यूज कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट ऑफ नेचर, जो यूज करते हैं नेचर के कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट को टू कन्वे इंपॉर्टेंट मैसेज, किसके लिए, तो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मैसेज को कन्वे करने के लिए। अबाउट किसके बारे में, लाइफ एंड ह्यूमन इमोशन के बारे में। मतलब एक जीवन, जैसे देखे थे
डस्ट ऑफ स्नो में पढ़े थे और वहां लाइफ के बारे में पढ़े थे, और साथ ही साथ यहाँ ह्यूमन का जो पावरफुल डिस्ट्रक्टिव इमोशन होता है उसके बारे में। बट दे डू सो इन डिफरेंट वेज, लेकिन वे जो है ना यह इसको अलग अलग तरीके से इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं, लिखा हुआ इन डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो में द पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट डिस्क्राइब करते हैं हाउ अ सिंपल एक्ट, किस प्रकार से एक छोटा सा घटना ऑफ स्नो फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री, मतलब ये जो स्नो फॉलिंग का जो घटना हुआ, छोटा सा घटना हुआ जो कि पोएट के शरीर पे आके गिरा, करा क्या, कॉज्ड बाय अ क्रॉ, जो कि किसके द्वारा ये घटना हुआ, क्रॉ के द्वारा। आप बताए थे ना, हम बताए थे, समझाए थे कि क्रॉ जो है ना एक ब्रांच को थोड़ा सा शेक कर दिया, हिला दिया, जिससे उनके शरीर पर आके क्या हुआ, बर्फ का माइन्यूट पार्टिकल आके गिर गया। तो करा क्या, चेंज हिज सैड मूड, और उनके मूड को, उनका जो सैड मूड था ना उसको पूरी तरह से बदल दिया। जबकि हम जानते हैं वह बैड वुमेन, हम उसको अनस्पिशियस समझते हैं, हम सभी मानव जाति। लेकिन देखिए काला कौवा जो हम समझते थे कि गलत है, बैड वुमेन है, अपशगुन है, ऐसा बात नहीं है। क्या हुआ कि उनके मूड, पहले मूड था सैड, लेकिन अब वह क्या हो गए, खुश हो गए, यानी वह उनको बहुत ज्यादा आनंद आने लगा। और वह जो दिन उनको वेस्ट दिन लग रहा था, वही जो बचा हुआ दिन था वह यूजफुल दिन लगने लगा, और वह पॉजिटिविटी से भर गए थे। करा दिस पोम, यह जो पोम है हाईलाइट करता है क्या चीज को, हाउ ए स्मॉल अनएक्सपेक्टेड मोमेंट इन नेचर, मतलब नेचर का जो स्मॉल अनएक्सपेक्टेड मोमेंट, मतलब जो कि बहुत ज्यादा छोटी घटना होती है और जिसके बारे में हम जानते नहीं है, कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी, मतलब वह भी पॉजिटिविटी को ला सकते हैं, यानी वह भी हमको मोटिवेट कर सकती है। एंड हैप्पीनेस, और खुशी तो जिंदगी में लाएगी ही, इनटू आवर लाइफ, हमारे लाइफ में। इन इट्स टोन इज, मतलब यह जो डस्ट ऑफ स्नो है इसका टोन क्या है, तो होपफुल, बहुत आशावादी है, और अपलिफ्टिंग, यानी कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करने वाला है। फिर उसी के कॉन्ट्रास्ट में फायर और आइस है, यूजेस, वह यूज करता है फायर एंड आइस, मतलब फायर एंड आइस जो चैप्टर में हम देखते हैं कि फायर और आइस को एज अ सिंबलाइज यूज किया गया है, सिंबल के रूप में यूज किया गया है। तो फायर एंड आइस सिंबल्स फॉर ह्यूमन इमोशन, मतलब यह किसके लिए यूज किया गया है, तो ह्यूमन के इमोशन के लिए। मानव का जो डिस्ट्रक्टिव इमोशन होता है, हम लोग का इमोशन, आप देखिए लाइफ में पूरी तरह से इमोशन लगभग 95% हम आदमी देखते होंगे कि अब जो आदमी है ना, कि अब अपनी चाहत के लिए, अपनी इच्छा के लिए, अपनी लालच के लिए यह कुछ भी करने को तैयार है। और साथ ही साथ ये तो फायर की बात हुई, और दूसरा आइस को रिप्रेजेंट किया गया, जिसका मतलब होता है हेट्रेट, नफरत, यानी अब हमारे अंदर इतना नफरत पड़ने लगा है कि हम अपने, वह किसी भी इंसान के अंदर इतना नफरत पड़ने लगा है कि वह प्यार, भरोसा, रिश्ते, नाते, समाज, सबको भूलने को तैयार है, किसी से कोई बात नहीं करता है ना, और सभी इनसेंसिटिव होते जा रहा है, सभी कोई संवेदनशील नहीं, सभी असंवेदनशीलता को दिखा रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि सिंबल ऑफ फॉर ह्यूमन इमोशंस, फायर रिप्रेजेंट करता है डिजायर को एंड पैशन को। डिजायर पैशन समझा ही दिए, जिसको बोलते हैं ग्रीड। वाइल, जबकि आइस सिंबलाइज करता है हेट्रेड को, यानी नफरत को, एंड इंडिफरेंस, यानी उदासीनता को, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। द पोम वॉर्न्स, यह वार्न देता है, यानी वार्निंग देता है यह पोएम क्या, कि अबाउट द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ दिस इमोशंस, यानी ह्यूमन का जो यह डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी ये जो इमोशन है, सजेस्ट करता है दैट दे कैन रूइन, मतलब वह बर्बाद कर सकते हैं, वे बर्बाद कर सकते हैं किसको, रिलेशनशिप को। हम अपने भाई को नहीं पहचान पाएंगे, कुछ दिन के बाद हम अपने समाज को भूल जाएंगे, तो वह डिस्ट्रॉय कर सकता है हम रिलेशनशिप को, और इवन, और यहां तक कि डिस्ट्रॉय, नष्ट कर सकता है द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को, पूरे समाज को। इट्स टोन इज सीरियस, और यह जो टोन है किसका, फायर और आइस का, वह बहुत ज्यादा सीरियस है और रिफ्लेक्टिव है। तो हम पूरी तरह से सभी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, पढ़ लिए हैं। इससे रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हम सभी को डिस्कस किए। आई होप आपको भी समझ में आया होगा।